पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आज़ाद, उनकी रैलियों की चर्चा जम्मू के राजनीतिक गलियारों में होना शुरू हो गई है। और चर्चा भी इस तरीके से होनी शुरू हो गई है कि अचानक ये भीड़ गुलाम नबी आज़ाद की रैलियों में जुटना कैसे शुरू हो गई है। अचानक ये परिवर्तन कहाँ से आना शुरू हो गया है। क्या गुलाम नबी आज़ाद को अब लोगों ने गंभीरता के साथ देखना शुरू किया है, या कोई कमाल है जो अचानक होने लगा है, या कोई विश्वास है जो गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप में लोगों को नए सिरे से होने लगा है। क्या ये कुछ हो रहा है? इस पर चर्चाएं चारों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चर्चा है, दिल्ली में भी चर्चा है और जम्मू कश्मीर में भी चर्चा है। और उस भीड़ को लेकर अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कल में क्या वाकई वो बात जो अलग अलग राजनीतिक गलियारों में थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री आने वाले कल में जब भी चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बात राजनीतिक गलियारों में एक समय हो रही थी। आज इस बात को दोबारा से हवा लगना शुरू हुई है। अब भीड़ क्यों जुटना शुरू हुई है, लोग क्यों आने शुरू हो गए हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चुनाव होने वाले हैं। और ये भीड़ ये भी दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उनको अब लगने लगा है कि असेंबली के चुनाव करीब करीब ही हैं और उन असेंबली के चुनाव से पहले लोकसभा में हम वोट डालकर नई दिल्ली को कुछ बताना और समझाना अगर चाहते हैं तो यही एक माध्यम है। इसी से हम बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की रैलियों में जहां एक तरफ भीड़ है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने आज डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से गुलाम मोहम्मद सरूड़ी को कैंडिडेट बनाकर उतारा है। उनके पास कई और नाम थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद सरूड़ी अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और डीपीएपी के प्रत्याशी होंगे। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, जिनका इंडिया अलायंस खबरों में है और जिनके इंडिया अलायंस में कौन है कौन नहीं है, इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज तक के सुनील भट्ट को कहा कि हम कल एनडीए में भी हो सकते हैं, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो समझा जा सकता है पिता ने इशारा नई दिल्ली को दिया और पुत्र ने फौरन आकर कहा कि हाँ, ऐसी कोई बात फिलहाल तो नहीं है। इसका मतलब ये कि बात उधर भी बनी रहे, बात इधर भी बनी रहे, मामला उधर भी चलता रहे, मामला इधर भी चलता रहे। मगर राजनीतिक गलियारों में एक और चीज़ है कि जम्मू रियासी इस सीट, लोकसभा सीट पर प्रत्याशी डिक्लेयर करने के बाद, डोडा उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दोबारा से रिपीट करने के बाद जम्मू रियासी पे जुगल किशोर को रिपीट किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में 2 कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग से क्या रविंदर रैना को टिकट देगी, क्योंकि अनंतनाग, राजौरी और पुंछ से जुड़कर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि इन तीनों सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे। यानी अनंतनाग में उनके प्रत्याशी जो अभी तक संभवतः मियां अल्ताफ होंगे, श्रीनगर में उनके प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं, और बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से मीर सैफुल्ला का नाम है, बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से आगा सैयद रूहुल्ला का नाम है, और अब तो कई और नाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल सर्कल्स में भी गर्दिश कर रहे हैं। और अखबारों की दुनिया में ये नाम आज कम आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अखबारों में जो वो एक समय राजनीतिक रिपोर्टिंग का एक सिलसिला होता था, वो अब खत्म हो चुका है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने ये बात कही है कि ठीक है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ बात चली रही है, तो आधिकारिक तौर पर तो तब होगा जब हम अलायंस मिलकर कोई कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीपी ने वहीं पर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी संभावना बन रही है। वहीं पर एक खबर ये भी आई कि महबूबा मुफ्ती से ये कहा जा रहा है कि अब श्रीनगर से चुनाव लड़े, ये खबर भी आ रही है। इसका मतलब पीडीपी भी चुनाव, लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए गंभीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये आभास हुआ है कि कोई हवा उनके हक में पूरे कश्मीर घाटी में चल रही है। उसी हवा के चलते उनको लग रहा है
कि हमें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग तीनों लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, क्योंकि हवा अगर हमारे हक में है तो ये तीनों सीटें हम जीत जाएंगे। अब ये परिस्थिति इस समय घाटी की है। सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट बनकर मैदान में उतर चुके हैं, और अगर जैसे मैंने आपको कहा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ये कहते हैं कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे प्रत्याशी भी सज्जाद गनी लोन है, तो यूँ समझ लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में सीधी लड़ाई। अब इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम, ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है और लगभग 1-1.5 लाख लोगों को वहां जमा करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। जमा हो या न हो, ऐतिहासिक इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एक समय घाटी में वर्कर भी दूर दूर तक नहीं मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि वो बख्शी स्टेडियम में रैली कराने जा रहे हैं और किसी भी कश्मीर घाटी के दल को वहां पर आमंत्रण नहीं है, ना किसी कश्मीर घाटी के बड़े राजनीतिक दल से समर्थन, साथ या मदद मांगी गई है, जो मेरी जानकारी है। और इस रैली को लेकर ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया, कहा बेकरी वालों को कहा गया है कि आप भी आ जाओ, फला को कहा गया है कि आप भी आ जाओ, और अन्य कुछ और लोगों ने भी इस रैली को लेकर ट्वीट किए। सच तो ये है कि जब जो भी लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में रही है, वो रैली में भीड़ कैसे जुटाती थी और उनकी रैली में लोग आते कहाँ से थे, उसका वर्णन करने लग जाए तो वो एक अलग किस्सा, अलग कहानी हो जाएगी। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, उस संबोधन में ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को लेकर भी कोई न कोई इशारा प्रधानमंत्री जरूर देंगे, और यहीं से लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजेगा और तैयारी होगी कि पूरे देश को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखा देंगे कि वो जम्मू कश्मीर जहां बम बारूद, गोलीबारी के अलावा किसी चीज़ की बात नहीं होती थी, उसी जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं और लोग ताली भी बजा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद का नारा भी लग रहा है, मगर कोई भी घाटी का दल उसमें शामिल नहीं है। तो ये भी राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बीजेपी को राजनीतिक तौर पर घाटी में फायदा हो या ना हो, लेकिन एक मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में डीपीएपी ने अपना कैंडिडेट अगर डोडा से खड़ा किया है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अब कांग्रेस का इंतजार करना है कि वो किसको खड़ा करेगी, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य जितने भी दल इंडिया ब्लॉक में, क्या वो समर्थन की बात करेंगे, और अगर वो करते हैं तो समीकरण क्या बनते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी जम्मू, रियासी और डोडा उधमपुर में दे दिए हैं अपने। बाकी कोई भी पार्टी अभी तक अपने कैंडिडेट को फाइनलाइज नहीं कर सकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है वो घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे अलायंस में होगा, हमारे अलायंस के बगैर होगा नहीं, और वहीं पर पीडीपी कह रही है कि हम भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि वो चुनाव में उतरने वाले हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बारामूला से, वो भी साफ हो गया है। अब कुल मिलाकर हमको इसी चीज़ को आने वाले कल में देखना है कि गुलाम नबी आज़ाद का सरूरी और बाकी जितनी भी सीटें हैं, क्या उन तमाम सीटों पर भी गुलाम नबी आज़ाद कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और इनके कैंडिडेट खड़ा करने से क्या राजनीतिक समीकरण वहां बनेगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और कल हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भी नजर रहेगी कि रैली में वो कहते क्या हैं, और ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि लोकसभा के चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक जब अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करेगा तो एक एनालिसिस आपके सामने जरूर लाएंगे कि ये जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए हैं, इसके बाद अब राजनीतिक तौर पर कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है।